ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी यूज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी जो मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ ये अगर आप समझ आ जाए कर लेना, मेरे तो आज तक समझ आई भी नहीं है, काम चला रखा है मैंने याद करके। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस तो समझते हो, कोई भी गैस मान लो इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यानी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से बदली जा सकती है। ठीक है, तो अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, यानी उसका डेल्टा यू। तो आइडियल गैस के साथ अगर आप कोई आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका डेल्टा यू क्या रहने वाला है? ठीक है सर, हमने आइडियल गैस में क्या माना था कि उनके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। आइडियल गैस में ये तो माना था, तो जब उसमें कोई फोर्स नहीं है तो जब उसमें कोई फोर्स नहीं है तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी ना, हमें कोई काम वाम वर्क करना नहीं पड़ेगा उसकी फोर्स को ओवरकम करने के लिए। और जब हम उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। भाई मैंने आपसे बोला था ना, मैं आपको आके किसी को 2 थप्पड़ मारूं तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी या नहीं? क्योंकि मैंने जो थप्पड़ मारा तो मेरी तो एनर्जी खर्च हो गई, और वो खर्च आपके ऊपर हुई तो आपकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी और मेरी थोड़ी घट जाएगी। लेकिन आइडियल गैसेस में गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो इसलिए अट्रैक्शन ही नहीं है तो उन्हें ओवरकम करने के लिए हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, वर्क करना नहीं पड़ेगा तो इसलिए उसकी एनर्जी चेंज ही नहीं होगी। समझे? अब अजीब सा फंडा है, बहुत सारे क्वेश्चन छोटी सी बात से हो जाते हैं कि आइडियल गैस का आइसोथर्मल डेल्टा यू जीरो मान के हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक हो जाता है। अब फिजिक्स वाले वर्क क्या कहते थे? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ज़्यादा तेज बोल दिया? तेज बोल दिया क्या? ये टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी फिंगर लगाई और फिंगर से आप इस ब्लॉक को पुश कर रहे हो टेबल पे, और सुबह से शाम हो गई, आपने पूरी जान लगा डाली अपनी और ये ब्लॉक अपनी जगह से हिला नहीं, तो फिजिक्स क्या कहेगी? बहुत थक गए बेचारे काम कर करके। फिजिक्स तो क्या कहेगी? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू, अब डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या इस ब्लॉक का? तो फिजिक्स ने तो कह दिया कोई काम नहीं हुआ। अब आप इस पर फिंगर पुश कर रहे हो, सुबह से शाम हो गई, लेकिन पता चला ब्लॉक इधर ही किसका जा रहा है, इसका क्या मतलब? आप काम कर नहीं रहे, फिजिक्स के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे। फिजिक्स के हिसाब से क्या है कि इधर से कोई बंदा, आपसे ज़्यादा ताकतवर बंदा इधर से पुश कर रहा होगा, तभी तो ब्लॉक इधर जा रहा। तो फिजिक्स की नज़रों में ये काम कर रहा है और आप काम नहीं कर रहे, जैसे फिलहाल मेरी कहानी में। हाँ या नहीं? तो इस बात को मैंने इंग्लिश में क्या बोला? वर्क इज सेट टू बी डन, ये फिंगर ने काम किया कब माना जाएगा? व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यही हुई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। तो जिधर आपने फोर्स अप्लाई की थी, उसी डायरेक्शन में अगर वो मूव हुआ तभी आप मानोगे वर्क हुआ। हाँ या नहीं? कहाँ हो गए? डेफिनेशन लिखूँ या क्लियर? पेपर में नहीं आएगी, फिर भी किसी को लिखनी हो, मैं थोड़ा स्लो करके एक बार बोल रहा हूँ, लिखना लिख लो। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स moves in the direction of force applied। एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसे कहते हैं? चार्ज इनटू पोटेंशियल, या फिर ईएमएफ पोटेंशियल जैसा ही होता है क्या? फिजिक्स पढ़ी हो तो नहीं सुना अभी फिजिक्स में? नहीं, मुझे नहीं पता ना सर, नहीं पता तो बोलो सर अभी नहीं सुना। पोटेंशियल को वो वोल्टेज भी कह देता है, पोटेंशियल को जब जी मैं ईएमएफ भी कह देते हैं, टेक्निकली उनकी डेफिनेशन में से थोड़ा थोड़ा फर्क होता है।
और चार्ज मतलब चार्ज ये है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो। ओके, रिवर्सिबल वर्क डन, कौन सा वर्क? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम क्या दूसरा नाम देते हैं? कंप्रेशन एक्सपेंशन वर्क। कंप्रेशन एक्सपेंशन वर्क, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हो आप? देखो, एक सिलेंडर इमेजिन करो, जैसा स्क्रीन पे वैसा, यानी अभी इसमें ढक्कन नहीं है, अभी वो खुला है, उसमें अंदर की तरफ ये ढक्कन फिट है। इस तरह से जब अंदर में ढक्कन फिट होता है सिलेंडर में, तो उसे वो पिस्टन कहते हैं, अगर किसी ने पढ़ा हो फिजिक्स में, अभी डेरिवेशन वेरिएशन कोई आया हो। और मैं भी यहाँ कई बार बता चुका हूँ किसी ना किसी रेफरेंस में। और इस ढक्कन में यहाँ एक रॉड वेल्ड हुई है। इस पूरे सेटअप को, इतने पूरे सेटअप को पिस्टन कहते हैं। इस रॉड को पीछे खींचो तो ये ढक्कन पीछे जाने लगता है, रॉड को दबाओ तो ढक्कन नीचे जाने लगता है, लेकिन अंदर गैस जो भरी है वो लीक नहीं हो सकती, बिल्कुल एयर प्रूफ है। एयर पिस्टन यानी बिल्कुल एयर टाइट, दीवारों से बिल्कुल पैक्ड, अंदर गैस वैसे तो वो भरेगी नहीं। अब अंदर कोई गैस भरी है तो उसका कुछ प्रेशर होगा, उसे बोलूँ इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। और यहाँ पे भी कोई प्रेशर कर रहा होगा, फिलहाल एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कर रहा होगा, उसे बोलूँ एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये बुक वाले बदमाशी क्या करते हैं, इसे मेंशन नहीं करते। क्यों नहीं करते वो अभी समझ आएगा, अगले डेरिवेशन में करने लगूंगा। अब मान लीजिए अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा है, तो पिस्टन बाहर आएगा या अंदर आएगा? और वो खिसक के बाहर आ गया, कितना? इतना, थोड़ा सा कितना? और इसका और इसका कुछ एरिया भी होगा पिस्टन का, कह दो, या सिलेंडर का, एक ही बात है ना, पिस्टन का और सिलेंडर का एरिया तो सेम ही होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं उसे, मान लो वो ए। अब अगर ये पिस्टन नीचे जा रहा है तो क्या कहूँ? कंप्रेशन। अगर ये पिस्टन बाहर आ रहा है तो एक मिनट के लिए मान लो अंदर और बाहर के प्रेशर में ज़बरदस्त डिफरेंस है। अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है बाहर से, तो क्या ढक्कन हो जाएगा? और अगर बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा अंदर से, तो ये ढक्कन आके यहाँ बॉटम से लग जाएगा। और ये काम होने में बहुत टाइम लगेगा, एकदम से हो जाएगा, बस एकदम इंस्टेंट जैसा। तो हम बेईमानी क्या करते हैं, लेट इंटरनल प्रेशर इज मोर देन एक्सटर्नल प्रेशर, थोड़ी देर के लिए, तो पिस्टन बाहर आ जाएगा। डेट इज एक्सपेंशन वर्क होगा। फिजिक्स में पढ़ा है कटियाल जी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और क्या हमने ये भी पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू, हाँ वर्क निकालना है हमें, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों सुने। अब वर्क जो हो रहा है किसके अगेंस्ट हो रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। क्या? तो इन्होंने क्या बोला, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। आ जाएगा क्या इससे? और इस फोर्स की वैल्यू हम यहाँ डाल दें, तो W इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना माना? DL थोड़ा सा है ज़्यादा सा? तो जब DL बहुत थोड़ा सा है तो वर्क भी बहुत थोड़ा सा ही मान ले, बहुत थोड़ा सा वर्क हुआ। पिस्टन अगर बहुत मामूली सा भरा है, मान लो थोड़ी देर के लिए, बाद में उसे समक करके पूरा निकाल देते हैं, तो पूरा, जब ये पूरा उड़ के बाहर आ गया तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इज W, पता पढ़ लिया क्या इतना अपना? इंटीग्रेशन ऑफ DX इज X और इंटीग्रेशन ऑफ DX बाई X इज ln x। ln का मतलब log बेस ई, हाँ या नहीं? अब मेरी बेईमानी देखो, ये सही है क्या? और यहाँ फ्यूज उड़ जाएगा कई सारे जनों का, उड़ गया ना? देखो ये क्या है, ये क्या है? एरिया इंटू लेंथ। और एरिया इंटू लेंथ को मोटे मोटे तौर पे वॉल्यूम कहते हैं क्या? भाई सिंपल क्यूबाइड हो तो L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी को क्या मान सकते हो? एरिया। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। आपको जो हमारा तो क्यूबाइड नहीं है, सिलेंडर है, तो वहाँ भी आ जाता है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं होता क्या? तो पाई आर स्क्वायर कौन है? एरिया। और एच कौन है? हाइट। तो मेरा एच कितना है? DL। तो अब जरा ये बताओ,
ये पूरे का कुछ वॉल्यूम होगा जहाँ मेरा पेन चल रहा है पिस्टन की पुरानी पोजीशन से नीचे तक, और अब अभी भी कुछ वॉल्यूम होगा यहाँ से डॉटेड वाले से अगर मैं निकालता हूँ, तो ये डॉटेड वाले से माइनस, बोर्ड वाले से माइनस करके ये जो आएगा तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ये कौन है? चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम को आप इससे नोट कर सकते हो। तो ए इंटू डी एल इनफैक्ट डी वी रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं चेंज इन वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। और जब ये पहले यहाँ था, मान लीजिए पहले वॉल्यूम था V1, और जब ये ढक्कन उड़ के फाइनली जहाँ भी जाके रुकेगा फिर वॉल्यूम हो गया मान लो V2। तो V1 से V2 तक का इंटीग्रेट करना है ना आपको, कि V1 से यहाँ ये V1 था, V1 से जहाँ तक भी गया होगा ढक्कन चलता चलता वहाँ V2 तक जाने में कितना वर्क हुआ। तो क्या ये dV का इंटीग्रेशन V आएगा, और फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा V2 माइनस V1। और V2 माइनस V1 को आप क्या कह सकते हो? P डेल्टा V। ये सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। सिस्टम कौन, जिसे आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी किसे कर रहे हो? अंदर ये गैस होगी तो स्टडी कर रहे हो, या बाहर एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे होंगे पूरे? तो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। सिस्टम के ऊपर क्यों हो रहा काम? सिस्टम के ऊपर क्यों हो रहा काम? सिस्टम बेचारा काम कर रहा है, मेहनत कर आके इस ढक्कन को पीछे खिसका रहा है, अंदर की गैस मेहनत कर करके सिलेंडर पिस्टन को पीछे खिसका रही है। वर्क डन बाय द सिस्टम है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। वर्क डन ऑन द सिस्टम कब होता है? जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर का कम होता है, पिस्टन नीचे आ रहा होता। सराउंडिंग काम कर रही थी, चाल लगा के ढक्कन को नीचे ला रही थी, पिस्टन को नीचे ला रही थी। लेमन की तरह सोचो, ये पिस्टन बाहर आ रहा है का मतलब अंदर कोई भूत है उस पिस्टन को पीछे खिसका रहा। तो काम कौन कर रहा है? जो अंदर भूत है वो। और पिस्टन अंदर जा रहा है तो आप क्या कहोगे? बाहर एक भूत है जो ढक्कन को नीचे धकेल रहा है, तो वर्क काम जो है इस सिस्टम के ऊपर वो भूत कर रहा है। और अब अंदर भूत है, वो भूत अंदर होगा जो ढक्कन को बाहर कर रहा है। इसका मतलब काम कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। पिस्टन के अंदर सिस्टम है, पिस्टन के बाहर सराउंडिंग मान रहे हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क सिस्टम को नुकसान हो रहा होगा एनर्जी का उस काम में, अब फायदा हो रहा होगा? नुकसान ही हो रहा होगा। तो इसलिए यहाँ अपनी जेब से क्या लगा देते हैं अचानक, जिससे मेरी साइन कन्वेंशन फिट बैठ जाए। दिमाग लगाओ, जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो V2 की वैल्यू बड़ी होगी V1 से या नहीं? वर्क डन बाय द सिस्टम है तो फाइनल वॉल्यूम V2 बड़ा होगा, V1 छोटा होगा। V2 माइनस V1 पॉजिटिव में आएगा। प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं हमारा रिजल्ट किसमें आए, तो हमने अपनी जेब से नेगेटिव लगा दिया। आपको तो प्योर बेईमानी है। हमने कहा चलो उल्टा सोचते हैं। मान लो पिस्टन नीचे ला रहा होता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता। उस केस में फाइनल वॉल्यूम V2 वाला छोटा होता और इनिशियल वॉल्यूम V1 बड़ा होता। इन दोनों को सेपरेट करके नेगेटिव आता। तो इसका नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाता है, नहीं हो जाता? सोचो हाँ या नहीं। तो इसका मतलब यहाँ 9 माइनस का लगा रहना ठीक है। माइनस लगा है तो ऑन द सिस्टम के केस में अपने आप ही रिजल्ट पॉजिटिव बन जाएगा, और बाय द सिस्टम के केस में अपने आप ये। तो माइनस फ्रूटफुल रहना लगाना, कोई दिक्कत यहाँ तक? जी सर। तो उसी की तो तैयारी कर रहे हैं, सर। ये उसी की तैयारी चल रही है, ठीक है, कि हम फिर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क, ये कैसा था? ढक्कन उड़ना था तो उड़ गया, नीचे आके बैठना था तो नीचे आके बैठ गया। लेकिन यहाँ क्या होगा इस कहानी में? अगर आप कल क्लास में थे तो रिवर्सिबल वर्क की क्या शर्त थी कि रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लो। तो जो कल नहीं थे उनके लिए बोल रहा हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस की खासियत होती है वो धीरे चलता है। तो पहली बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं? जिस प्रोसेस की डायरेक्शन हम रिवर्स कर सकें उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। क्या मतलब? अगर हमने एक बाउल में बर्फ़, आइस, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर वाले पोर्शन में रखा हुआ है तो वहाँ वो बर्फ़ बना हुआ है, लाइट चली गई तो क्या होगा? वो बाउल वाला बर्फ़ वाला आइस पिघल के वाटर बनना शुरू हो जाएगा। मान लो लाइट इतनी देर चली गई कि वो सारा मेल्ट हो गया, फिर लाइट आ जाती है, जैसे ही वो सारा मेल्ट हुआ तो वो वाटर फिर से फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिर से आइस बन जाएगा। थोड़ी देर बाद लाइट फिर चली गई, वो फिर से मेल्ट हो गया, फिर से आ गई, वो फिर से फ्रीज हो गया। तो क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है? आइस टू वाटर, वाटर टू आइस। क्या करने से? आपको लाइट के जाने और आने से। तो लाइट के जाने और आने को मैं अपनी केमिस्ट्री की भाषा में बोल दूँ टेम्परेचर बदलने से, क्योंकि लाइट आती ही फ्रिज का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है और लाइट जाती फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक वेरिएबल है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के वेरी करने से आइस टू वाटर या वाटर टू आइस वाले प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो।
अब ये जो पानी से बर्फ़ बनता है या बर्फ़ से पानी बनता है, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बन जाता है ना, पलक झपकी पानी का बर्फ़, पलक झपकी बर्फ़ का पानी। नहीं, ये तो धीरे धीरे होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा जितने रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सब बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। तो जब स्लो प्रोसेस है तो वर्क भी धीरे धीरे हो रहा होगा वहाँ पे, और वर्क धीरे धीरे होगा तो इस कहानी से लिंक करो, ये पिस्टन धीरे धीरे अंदर जा रहा होगा। अगर अंदर जा रहा है तो, और बाहर आ रहा है तो बहुत धीरे धीरे बाहर आ रहा होगा, कह सकता हूँ। अब सोचो, जब अगर धीरे धीरे पिस्टन अंदर या बाहर हो रहा है तो अंदर और बाहर के प्रेशर में बहुत फर्क होगा या ज़्यादा फर्क होगा? कम फर्क होगा। तेज बोलो सर, एक स्टूडेंट ने कुछ बोला। मैंने बोला था कि अगर ये पिस्टन बहुत धीरे धीरे बाहर खिसक रहा है, बहुत धीरे धीरे, पिछले किस्से में तो क्या हुआ, बड़ा मुड़ गया था, यहाँ बहुत धीरे धीरे बाहर खिसक रहा है, तो इसका मतलब अंदर और बाहर के प्रेशर में फ़र्क। अगर ये पिस्टन बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो भी अंदर और बाहर के प्रेशर में फ़र्क। कॉमन सेंस है ना। तो अगर दोनों में बहुत प्रेशर फ़र्क होगा तो एकदम से ढक्कन उड़ जाएगा, एकदम नीचे बैठ जाएगा। अगर बहुत थोड़ा सा फ़र्क है तो बहुत धीरे धीरे बाहर जा रहा होगा या बहुत धीरे धीरे अंदर। तो मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ क्या, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी, यानी अंदर के, यानी ये वाले, और बाहर के प्रेशर में बहुत ही मामूली सा फ़र्क है, बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। कितना मामूली सा? बहुत मामूली सा। डीपी का मतलब बहुत स्मॉल, इतना तो फिजिक्स वाले पढ़ा चुके अब तक। डीपी, डी एक्स, ये सब बहुत छोटे से होते हैं। हम भी उनसे बेईमानी करने सीख रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल से थोड़ा ज़्यादा है तो पिस्टन धीरे धीरे बाहर आ रहा होगा, और इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल से थोड़ा सा कम है, पी एन माइनस डी पी है, तो पिस्टन अंदर आ रहा होगा। क्लियर हो गया मैडम? प्लस माइनस क्यों लगाया? थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। अब ऊपर हम ये निकाल चुके क्या, कहीं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, यही चीज़ को डी डब्ल्यू के साथ लिख दिया। अब इस माइनस को तो माइनस रहने दें, एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं? आज हम भी फिजिक्स वालों की तरह बेईमानी कर रहे हैं। बस इतना है कि फिजिक्स वाले बेईमानी करते हुए बिल्कुल नहीं बोलते कि हम बेईमानी कर रहे हैं। बोलो सोच के, हाँ या नहीं? जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस प्लस का तो माइनस बना देगा, और ये माइनस प्लस माइनस का, ये छोटा सा था क्या डीपी, और डीवी भी छोटा सा था क्या बहुत? तो छोटा इंटू छोटा, वेरी वेरी छोटा, that is कैन बी। तो डी डब्ल्यू क्या आ गया, माइनस का पी इंटरनल डी वी। इतने कलाकार हैं, देखो कितनी ज़बरदस्त आंखों में इमेज डालते हैं, देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चला, आप हाँ हाँ कर रहे हो बैठे हुए। पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल है। इस इक्वेशन को रट लो, जिन्हें नहीं आता कोई दिक्कत नहीं होगी, रट लो बस। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहते हैं इस इक्वेशन को? तो अगर किसी, मेरे घर में एलपीजी का सिलेंडर रखा हुआ है, मान लो, हो सकता है नहीं, जिसमें नॉब लगाने का, पाइप लगाने का नॉब है, तो अंदर गैस का जो प्रेशर है वो ये पी है, अंदर जो गैस का वॉल्यूम है सिलेंडर का वो वी है, आर एक कांस्टेंट होता है जिसे गैस कांस्टेंट कहते हैं। जैसे फिजिक्स में ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में कैपिटल जी को ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, हमारे को। इस सिलेंडर में जो गैस है उसका कुछ टेम्परेचर होगा या नहीं? उस टेम्परेचर को पी कहते हैं, उस टेम्परेचर को। और अंदर जो गैस के मोल्स उड़ रहे हैं ना, कुछ तो मोल्स उड़ रही होगी, 100 200 500 ग्राम, 14 15 20 किलो, कुछ तो उड़ रही होगी, तो उसका जो वेट होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएंगे उसके मोल्स। अब ये जो प्रेशर है पी इंटरनल वाला गैस का प्रेशर ही तो है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी इंटरनल क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा या नहीं? तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी अपॉन वी डी वी। इसे मैं आपका बुद्धू फिर से बना दूँ, एन आर टी डी वी अपॉन वी लिख सकता हूँ क्या? और मुझे तो पूरा वर्क चाहिए, तो दोनों साइड क्या करूँ, कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनली जहाँ जाके रुके वॉल्यूम V2 था। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw आया था क्या थोड़ी देर पहले, और माइनस एन आर टी एज इट इज रहेगा क्योंकि तो कांस्टेंट है। अब टी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। तो डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, और लिमिट कहाँ से का, लिमिट कहते हैं क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं शायद, V1 से V2 तक। तो माइनस एन आर टी, अंदर क्या आएगा, ln v2 माइनस ln v1।
अब जिन्हें आता है उन्हें ठीक है, जिन्हें नहीं आता उनके लिए log m माइनस log n को log m अपॉन n कहते हैं। log की जगह अगर ln लिखा हो तो ln माइनस ln m माइनस ln n को ln m अपॉन n कहते हैं। बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ क्या आ गया, माइनस एन आर टी ln v2 अपॉन v1, और ln का मतलब होता है एल जी लॉग बेस ई। तो ln x को अगर log x में बदलना हो तो क्या सिखाया गया होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस ln का LOG बनाना हो तो ये केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स होती थी। माइनस 2.303 nRT LOG log v2 अपॉन v1 हो जाएगा या नहीं? क्या ये p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 होता है? तो इस हिसाब से v2 अपॉन v1 क्या p1 अपॉन p2 होता होगा? ये हमारा बुद्धू बनाने पे आया, तो ये भी कह सकता है w इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log p1 अपॉन p2, v2 अपॉन v1 की जगह p1 अपॉन p2, डिपेंडिंग क्वेश्चन में प्रेशर्स दिए हैं दो या वॉल्यूम दिए हैं दो। अरे तो अलग से डिराइव वर्जन हो गया ना, उन्होंने बोला प्रेशर वॉल्यूम की बजाय प्रेशर है तो ये कर लेना। ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर, और ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम। तो यहाँ इनिशियल वॉल्यूम v1 था और बाद तक आते आते वॉल्यूम क्या हो गया, v2। तो यहाँ मैं ऐसे बोलूँ एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, v1 से लेकर v2 तक एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम v1 से v2 तक हो गया। तो ये जो इलाका है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं ऐसे नाम दूँ a1 तो v2 हो गए, इसको बोलूँ a और इसको बोलूँ b। तो एरिया a b v1 v2 कौन हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलो, पूरी कहानी में टेम्परेचर का जिक्र नहीं है ना। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क, और अगर मैं इसे नाम दे दूं c, तो एरिया c a v2 v1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क। क्यों, आप प्रेशर को धीरे धीरे कम करते जा रहे, प्रेशर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और वॉल्यूम आपका v1 से धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गया, v2 तक। तो अब ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है, ये वाला। तो क्या मैं इतना बोलूँ w रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन w इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल वर्क हमेशा इरिवर्सिबल वर्क से, ठीक है जी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, एक वर्ड है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब, यहाँ पे गैस थी और एक्सटर्नल प्रेशर कितना, 0, तो फिर तो ढक्कन भागे चला जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 या नहीं, क्योंकि गैस को मूव करने के लिए बाहर से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं बना। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन कितना मानता है, अब हो गया या अभी भी नहीं हुआ, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो, देखो सर दोबारा देखो, कोई नहीं दोबारा देखो, कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखो एक्सटर्नल प्रेशर अगर 0 हो जाए तो इस ढक्कन को बाहर आने से कोई रोक रहा है क्या, और जब रेजिस्टेंस नहीं मिल रही तो क्या बोलूँ, फ्रीली एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, मुझे तो कोई रोक ही नहीं रहा। इंग्लिश लगानी है फिजिक्स के साथ कि अगर ये प्रेशर 0 हो जाए तो इसे तो फिर बाहर आने से कोई रोक ही नहीं रहा, जब बाहर से आने को नहीं लगा तो क्या कहेगा, मेरा तो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो पी एक्सटर्नल कितना हो गया, कब, फ्री एक्सपेंशन के केस में। अब जब यहाँ पी एक्सटर्नल 0 रख दोगे तो वर्क क्या आ जाएगा, बोलो। तो यही लिखा है बस मैंने कि फ्री एक्सपेंशन के केस में पी एक्सटर्नल 0 होता है, इसलिए वर्क डन 0 होता है।
एक लाइन और ऐड करना हो कर लो, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, और पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो गई है 0, इसलिए वर्क डन 0 हो गया इन केस ऑफ एक्सप्रेशन। आया क्या कुछ? तो एक चीज़ हमने पढ़ ली इंटरनल एनर्जी, दूसरा चीज़ हमने पढ़ लिया वर्क, और तीसरी चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद उस बात पे पहुंचेंगे कि डेल्टा यू कैसे पता चल जाता है। तीसरी चीज़ है हीट। और हीट क्यू क्या है? सबको पता है हीट की डेफिनेशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बोलो पता थी या नहीं पता थी है, विच फ्लोज फ्रॉम, पानी है क्या जो हाई लेवल टू लोअर लेवल? वो तो पानी बहता है। बस इतनी सी बात है। अब कुछ साइन कन्वेंशंस बनाए थर्मोडायनेमिक्स ने। साइन कन्वेंशन क्या बनाए? वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम का फ़ायदा है नुकसान इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो इसलिए माइनस डब्ल्यू। वर्क डन गिवन बाय द सिस्टम माइनस क्यू। अगर किसी सिस्टम ने हीट छोड़ी तो उसका घाटा हुआ फ़ायदा हुआ, तो घाटा माइनस क्यू। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम को फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। आपने केटल में पानी भर के घर में अपने एलपीजी पे रख दिया, एलपीजी चूल्हे पे रख दिया, तो क्या हो रहा है? उसे हीट सप्लाई टू द सिस्टम है, हीट गिवन बाय द सिस्टम है। तो सिर्फ उसमें जो पानी है उसके सिस्टम की तो हीट बढ़ रही है, उसको तो प्लस क्यू होगा। फिजिक्स वाले इसमें कुछ उल्टा सीधा करते हैं, इसलिए ध्यान रखना वहाँ पे जब आएंगे थर्मोडायनेमिक्स में कन्वेंशन। हम देखते हैं सिस्टम का फ़ायदा नुकसान, वो बेचारे देखते हैं सराउंडिंग का। गलत नहीं पढ़ा रहे, वो वहाँ पे रेफरेंस उसका होता है, वहाँ इंपॉर्टेंस उसकी चीज़ होती है। हमें सिस्टम स्टडी करना है, इसलिए हमें इसलिए ये तो पता होगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, पहले भी बताया था। ऐसे ही फिर से बता दिया, अगर साइड बुक की तो उसमें न्यूमेरिकल्स में यूज़ पड़ जाएगा। कल परसों ये भी बता दिया था कि वर्क इज ए पाथ फंक्शन। वर्क पाथ पे डिपेंड करता है या इनिशियल फाइनल पे? अब ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, आप यहाँ ए पर खड़े थे और बी पे पहुँच गए, तो क्या ये वर्क है? पी डेल्टा वी, ये इलाका पी डेल्टा वी रिप्रेजेंट करेगा क्या? पी इंटू डेल्टा वी को भी पढ़ने लिए क्या ऊपर? अब इसी ए से इसी बी पॉइंट पर, इसी ए से इसी बी पॉइंट पर कोई बंदा ऐसे नहीं आ सकता क्या? और जो ऐसे आया तो उसका वर्क डन ये सारा होगा। और कोई इसी ए पॉइंट से पहले तो ऐसे आया और फिर ऐसे आ जाए, ये ए है ये बी है, फिर से ए से बी पहुंच गया, लेकिन इस बार वर्क डन ये होगा क्या? तो तीनों बार वर्क अलग अलग है नहीं, चला बेचारा ए से बी पे ही पहुंचा है, तो इसका मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और मैंने इस बात को लिफ्ट वाले एग्जांपल से समझाया था। लिफ्ट और स्टेयर्स, आप फर्स्ट फ्लोर से 25th फ्लोर पे पहुंचे, स्टेयर से पहुंचे तो अलग काम किया आपने, और सीढ़ियों से पहुंचे तो अलग काम किया आपने। टाइम का